इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग परमाणु और परमाणु से संबंधित जो भी मतवाद परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे उस पे हम लोग बात करें। कक्षाएं प्रायः संक्षेप में छोटी रहती, छोटी रहने का आशय है कि अगर हम ज़्यादा विस्तृत फलक पे बात करेंगे तो दिसंबर में होने वाली पेपर तक हमारी जो 10 इकाई हैं वह पूर्ण रूप से कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम लोग संक्षेप में अपनी बात करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग प्रायः परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, जिसे प्रायः न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। उस पर हम लोग बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा यानी कि परमाणु ऊर्जा में मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों जब एक थैली के रूप में मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा का यह स्रोत दो तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित हम बात करें यानी कि परमाणु ऊर्जा में प्रायः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ऊर्जा का जो यह स्रोत है दो तरीकों से उत्पन्न किया जा सकता है। एक तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से, यानी कि कई परमाणुओं को आपस में संयोग किया जाए, यानी कि कई परमाणुओं को आपस में जब मिलाया जाता है तो वह मिलने के उपरांत जो ऊर्जा होती है उसे भी हम परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियस एनर्जी कहते हैं। या दूसरा ये है कि परमाणुओं को विखंडित किया जाए, यानी कि जो भी परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको अगर विखंडित किया जा रहा है तो भी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसका दोनों का उदाहरण देखें तो परमाणु संलयन का सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि जो सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य जो उदय हो रहा है वह कई परमाणुओं के संलयन के माध्यम से सूर्य में उतना ऊर्जा बना हुआ है। यानी कि जब निर्वात का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो हाइड्रोजन और विभिन्न गैस आपस में मिल रही हैं, जिसके उपरांत सूर्य के पास से इतनी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती। जबकि विखंडन का उदाहरण दे तो सबसे अच्छा है कि जब भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित विखंडन प्रायः रेडियोएक्टिव यानी कि परमाणु थिएटर में कराया जाता है, जिससे बिजली प्राप्त की जाती है। या जो भी बड़े बड़े जहाज जैसे पनडुब्बी को चलाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस पावर प्लांट यानी कि नाभिकीय ऊर्जा तंत्र। नाभिकीय ऊर्जा तंत्र उसे कहते हैं जहां से हमें बिजली प्राप्त होती है। यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रायः हम जो भी परमाणु है उसको एक श्रृंखला के रूप में उसका विखंडन करते हैं। यानी कि उस श्रृंखला के रूप में हम विखंडन करते हैं और विखंडन के दौरान जो भी जल है वह भाप में परिवर्तन होना शुरू कर देती, जिससे जो हमने विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन जो चक्की के नुमा लगा रहता वह घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम विद्युत धारा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि न्यूक्लियस पावर प्लांट में, जिसे प्रायः नाभिकीय ऊर्जा तंत्र कहते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रायः जो भी परमाणु से संबंधित ऊर्जाएं हैं उसको उत्पन्न करने के लिए, यानी कि बिजली प्राप्त करने के लिए उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का विखंडन करते हैं। विखंडन करने के बाद जो भी जल शीतलक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वह गर्म होकर वाष्प के रूप में बनना शुरू कर देता है। उस वाष्प के माध्यम से हम चक्की या टरबाइन को चलाते हैं, जिससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं या बिजली उत्पन्न करते हैं। न्यूक्लियस
प्लग, जिसे प्रायः परमाणु विखंडन के दौरान प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियस प्लग या न्यूक्लियस यानी कि जो भी परमाणु भट्टी है उसको चलाने के लिए जो ईंधन है, किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रायः परमाणु विखंडन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र को चलाने के लिए ईंधन के रूप में यूरेनियम का सबसे अच्छा प्रयोग माना जाता है और उसका ही प्रयोग यानी कि यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आसानी से विभाजित हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो कुछ जगहों पे प्लेटिनम 239 का भी प्रयोग होना शुरू हो गया है। न्यूक्लियस प्लग से आशय यह है कि अगर हम कोई भी भट्टी चला रहे हैं तो उसमें ईंधन के रूप में किसी स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम परमाणु विखंडन कर रहे हैं रिएक्टर में तो उसको चलाने के लिए ईंधन के रूप में या उसका विखंडन करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता होती है। यूरेनियम की एक खास प्रजाति जिसे यूरेनियम 235 के नाम से जाना जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आसानी से विभाजित हो जाती है, जबकि कुछ जगहों पे वर्तमान समय में प्लेटिनम 239 का भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट डिपॉजिट वार्मिंग यानी कि जब भी हम ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं तो उन ईंधनों के उपरांत जो भी यूरेनियम है वह जो अपशिष्ट पदार्थ है जो परमाणु रिएक्टरों में प्रयोग होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ या कचरा है हम पर, उसे ही हम न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। यानी कि जब भी परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता, उन ईंधन के दहन के बाद जो भी वेस्ट कचरा है उसे हम परमाणु अपशिष्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वेस्ट से जो भी कचरा है उसको हम प्रायः परमाणु अपशिष्ट या न्यूक्लियर वेस्ट डिपोजिट यूरेनियम के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट डिपोजिशन यानी कि जो भी परमाणु अपशिष्ट है उसको किस प्रकार से यानी कि जो भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी परमाणु अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको किस प्रकार से निष्कासन किया जाए तो उसे हम न्यूक्लियर वेस्ट डिपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। यानी कि प्रायः देखा जाए किसी संयंत्र से हम बिजली उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं। यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करने के बाद जब हमें बिजली प्राप्त हो गई तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमें प्राप्त हुआ। कुछ अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त हुआ तो उन अपशिष्ट पदार्थों को उपचार करने के लिए कई प्रकार के विधि हमारे समक्ष प्रस्तुत रहते हैं। यानी कि उस अपशिष्ट पदार्थों का उपचार करने के लिए हम अनेक प्रकार के विधि का प्रयोग करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि जो भी यूरेनियम का कचरा हमें प्राप्त हुआ है उसको जो भी यूरेनियम का कचरा प्राप्त हुआ है उसको प्रायः जब समुद्री क्षेत्र में जहाँ भारी मात्रा में नमक पाया जाता है उन नमक के नीचे हम यूरेनियम के कचरा को गड्ढा खोद के धंस देते हैं क्योंकि देखा जाए तो उसके नीचे लंबे समय तक रहने पे यूरेनियम
यूरेनियम जो प्रायः अपशिष्ट था, धीरे-धीरे उसका उपचार हो जाता है। बात समझ में शायद आ रहा कि यूरेनियम का जो भी हमने अपशिष्ट के रूप में या बिजली उत्पन्न करने के ईंधन का प्रयोग किए, एक समय बाद वो अपशिष्ट हो चुका था। उसको उपचार करने के लिए हम प्रायः इसका उपचार नमक के माध्यम से करते हैं, क्योंकि नमक के नीचे हम ये जब यूरेनियम को धँस देते हैं तो यूरेनियम से प्रायः अधिक मात्रा में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। नमक उन ऊष्माओं को अवशोषित करता है और धीरे-धीरे उपचार कर देता है। अब कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसे प्रायः परमाणु आपदा के नाम से भी जाना जाता है, इसे कुछ जगहों पे, यानी कि अगर उचित रख-रखाव न होने के कारण अगर हम कहीं से बिजली उत्पन्न करें या कहीं पे परमाणु रिएक्टर की स्थापना करें, उसमें से अगर गैस लीकेज हो जाए या हो सकता है कि उनमें से जो भी रिएक्टर है वह ब्लास्ट कर जाए, तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल और वहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं, पूरे एक लंबे पर्यावरण पे इसका परिणाम भयावह की स्थिति उत्पन्न करती है। उसे ही परमाणु आपदा के नाम से जानते हैं। कई प्रकार के परमाणु आपदाएं भारत और विश्व में होती रही, उसको जो प्रमुख है उस पे हम लोग सन और जगह का नाम देखेंगे। चोनोलोबिया आपदा, चोनोबिलियल आपदा 26 अप्रैल 1986 ईस्वी यूक्रेन में सबसे पहला परमाणु आपदा है। चोनोबियल आपदा 19 अप्रैल 1986 ईस्वी में। थ्री माई आइलैंड दुर्घटना 28 मार्च 1989 ईस्वी में। फुकुशिमा 11 मार्च 2011 ईस्वी में। आज की कक्षाएं यहीं तक लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।